हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिनाथ ठाकुर में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत यूजी सेम 2 भूगोल विषय से संबंधित 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। यह एमसीक्यू क्वेश्चंस विशेष तौर पर आने वाली आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आज का जो यह हमारा वीडियो होगा काफ़ी छोटा होगा, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को देखेंगे जो CC4 यानी क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी से होगा। विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लाइमेटोलॉजी के 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 से रिलेटेड प्रश्न हैं। साथ ही साथ इसके बाद वाले वीडियो में आपको पार्ट 2 में पुनः 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो ओशनोग्राफी यानी कि मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 से संबंधित होंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सपेक्टेड होंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है 78.10%, 20.90%, 0.93, 0.03। इसमें अगर हम देखें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो नाइट्रोजन हमारा 78.10% है, जबकि 20.0 हमारा ऑक्सीजन का है, 0.93 जो हम कह रहे हैं ये आर्गन का है, और 0.03% जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, तो 78% हमारा क्या है, नाइट्रोजन का है। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन का सर्वप्रथम खोज तथा अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे। तो जोसेफ प्रिस्टरली जो है ऑक्सीजन के सर्वप्रथम खोज करने वाले विद्वान थे। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग्स हमारे भौतिक यानी फिजिक्स के पिता कहे जाते हैं और आधुनिक ब्लैक होल के जन्मदाता भी माने जाते हैं। तीसरा सवाल है कि वायुमंडल में, तीसरा सवाल आपके पास क्या आता है कि वायुमंडल में ओजोन गैस की ऊंचाई कितना किलोमीटर में होती है। तो वायुमंडल में ओजोन गैस की ऊंचाई अगर आप देखें तो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। यह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका किस में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, जो काफ़ी सघन होता है, 15 से 35 किलोमीटर। इसीलिए जैसे जैसे समताप मंडल में आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अगला सवाल है कि नगरों के ऊपर व्याप्त धुएं का संबंध किस गैस से होता है जिससे जहरीली नगरीय कोहरे का निर्माण होता है। विशेष तौर पर यह आपका ठंडे के दिनों में देखने को मिलता है, जहरीली नगरीय कोहरे के बारे में। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण आपका कहाँ से देखने को मिलता है, ये कौन सी गैस का परिणाम है, तो आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के गैस का परिणाम है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका वाहन से निकलता है। ऑक्सीजन का वायुमंडल के छाती में महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, ये एक जीवनदायिनी गैस है। जबकि CFC जितने भी हम लोग कॉस्मेटिक सामान यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, आपका फ्रिज कहते हैं, AC कूलर, इन सभी से CFC निकलता है। जो फॉर्म वाले गद्दे होते हैं इससे भी आपका CFC निकलता है। तो नगरीय कुएं के लिए उत्तरदायी कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। अगला सवाल है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगी। देखिए एक छोटा सा हम डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 23 है हाफ, इधर भी हमारा 23 हाफ है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को समझिए कि जैसे जैसे विषुवत रेखा के से ध्रुव की ओर बढ़ रहे, मतलब ये विषुवत रेखा है, इससे हम जैसे ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, जलवाष्प की मात्रा में क्या होगा। जलवाष्प क्या होता है कि हमारे वायु में जल का वाष्पीकरण से जलवाष्प बनता है। तो विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है तो जलवाष्प अधिक होगा। जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाते हैं ध्रुवों की ओर तो जलवाष्प का जो मात्रा है वो कमी होता है, क्योंकि वहाँ सूर्यताप के कारण सूर्यताप के अभाव के कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती जाती है तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा हमारा घटेगा, बढ़ेगा नहीं, यह हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि वायुमंडल को 5 लंबवत मंडलों में विभाजित करने वाले विद्वान पेटरसन महोदय हैं। इन्होंने 5 लंबवत मंडलों में आपका वायुमंडल को विभाजित किया है। अगला है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत किस नाम से जानी जाती है। क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, इन सभी को कहा जाता है, इन सभी का सम्मिलित रूप हमारा क्या है, वायुमंडल का निचला परत है। जैसे परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि इसे हम लोग
विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला परत जो है। अगला है कि ट्रोपोस्फेयर नाम किस विद्वान ने दिया। क्षोभमंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर है। टेजरेंस डिबोट नामक विद्वान है, इन्होंने ट्रोपोस्फेयर का नामांकन किया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिकतम एल्बिडो पैदा करती है। ये आपका जो हिम है, हिमानी है, यानी जो हम बर्फ का चादर कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा एल्बिडो पैदा करता है। एल्बिडो क्या होता है, एक चिकना सतह में कितना सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी परावर्तित कर रही है। जितना ज़्यादा परावर्तित करेगी उसका ज़्यादा एल्बिडो उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है। बादल का एल्बिडो 27% होता है, वन का एल्बिडो होता है, मरुस्थल का होता है, सबका एल्बिडो है। हर एक का जो रिफ्लेक्टिव का प्रतिशत है, जो हम परावर्तित विकिरण का कह रहे हैं, उसमें अंतर होता है। उसके बाद है कि अगला सवाल में कोपेन के विश्व जलवायु में AW किस प्रकार की जलवायु। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से लिया गया है। AW जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। भारत में जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, भारत का जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग किस नाम से जानते हैं, AW यानी सवाना तुल्य जलवायु के नाम से जानते हैं। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ऊपरी क्षोभ मंडल में। देखिए क्षोभ मंडल में 3 परत है, निम्न क्षोभ मंडल है, मध्य क्षोभ मंडल है, ऊपरी क्षोभ मंडल। तो ऊपरी क्षोभ मंडल जो बॉर्डर बनाता है समताप मंडल का, वहाँ पर आपका जेट स्ट्रीम का प्रवाह देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय परत में से किस में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ तापमान गिरावट होता है। मतलब ये आपका परत है, इसमें से कहता है कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगा, कमी होगा। तो तापमान में जो कमी होगा ये कहाँ होता है, आपका 6.5 डिग्री। ये रेशियो याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा कि 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की औसत दर से जो है आपका ये घटता है क्षोभ मंडल में। उसके बाद आपका आता है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय परत में किस में तापमान स्थिर रहता है। कौन सा वायुमंडलीय परत है जिसमें तापमान आपका स्थिर रहता है। तो तापमान आपका देखिए, क्षोभ सीमा एक ऐसी सीमा है जहाँ तापमान क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन क्षोभ सीमा क्या है, ये तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है, जो क्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर की एक मोटी पट्टी के रूप में विस्तृत है। उसके बाद है कि क्षोभ मंडल के तापमान में गिरावट किस रूप से होता है। तो हम लोग क्षोभ मंडल में तापमान का जो गिरावट है, इसे सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पवन हेडली सेल के क्षेत्र में आती है। तो हेडली सेल के क्षेत्र में आपका व्यापारिक पवन आती है। इन व्यापारिक पवन को सनमार्गी पवन भी कहते हैं। किन नाम से जानते हैं इन्हें हम सनमार्गी पवन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका व्यापारिक पवन बेल्ट यानी हेडली सेल के बेल्ट में देखने को मिलता है, या फिर कहें निम्न वायुदाब का केंद्र भी है ये। ठीक है। अगला सवाल है, वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म होता है। तो वायुमंडल गर्म होता है जो सूर्य पहले आया, सूर्य का रोशनी आया धरातल पर, और धरातल पर टकराने के बाद जो रिटर्न होता है, तो रिटर्न जब हो रहा है तो यहाँ कवर के तौर पर हमारा कांच के घर की भांति वायुमंडल काम करता है। तो ये पूरा रिटर्न नहीं हो पाता है, तो इसके कारण धीरे धीरे जो है ये गर्म हो जाता है, यानी पृथ्वी का विकिरण के माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है। अगला सवाल, भारत के उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होता है। तो आपको बता दें कि ये विक्षोभ है जो पश्चिम से आता है, पश्चिमी विक्षोभ, इसके माध्यम उत्तर पश्चिम भारत यानी आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है, जो ठंडे के दिनों में वर्षा होता है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है। अगला है कि शीत बिंदु कहाँ पाई जाती है। तो शीत बिंदु आपका क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में जब तापमान जैसे ही गिरता है, तो विषुवत रेखा की ऊंचाई क्षोभ मंडल में 18 किलोमीटर के आसपास है। तो 18 किलोमीटर में लगभग आपका तापमान जो है काफ़ी माइनस में चला जाता है। तो वहाँ इसीलिए इस क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, शीत बिंदु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड किस मंडल में बनता है। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड और नेक्रियस क्लाउड आपका समताप मंडल में देखने को मिलता है। मदर ऑफ
पर्ल क्लाउड, देखिए क्लाउड जो है आपका मंडल भी, जो समताप मंडल कहें, क्षोभ मंडल कहें, तो मंडलों के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो है निर्माण होता है आपका समताप मंडल में, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका है नॉक्टिलुसेंट बादल ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में किस मंडल में दिखाई देता है? नॉक्टिलुसेंट, तो देखिए ये इनमें से कोई भी कहीं नहीं होगा, क्योंकि बता दें कि नॉक्टिलुसेंट जो बादल है ये मध्य मंडल में, यानी कि इसमें हम कहेंगे कि जो मेसोस्फीयर है, इस मेसोस्फीयर में देखने को मिलता है, मध्य मंडल में। ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश किस मंडल में दिखाई देता है? यह आयन मंडल में है। ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस इसको कहा जाता है, ये हमारा आयन मंडल में देखने को मिलता है। उसके बाद 22 में है कि सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान होता है। उसके बाद है 23 में कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिकता साठा किस गोलार्ध में दिखाई देता है? तो ये आपका देखिए, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, ग्लोब के दक्षिण गोलार्ध में महासागरों के ऊपर देखने को मिलता है। तो दक्षिण गोलार्ध में सागरों के ऊपर जो है ये हमारा गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिकता साठा दिखाई देता है। ये अक्षांशीय वितरण है इसमें। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा क्या आता है? अगला सवाल हमारा है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष विकिरण से कितना प्रतिशत है? पृथ्वी को जो प्राप्त सौर ऊर्जा है वो कितना प्रतिशत है आपका प्रत्यक्ष विकिरण से? तो यहाँ कहना है 34%। 27% बादल का है, 17% आपका दीवा प्रकाश का होता है, 14% वायुमंडल का होता है, 34% प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष विकिरण से प्राप्त करता है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस रूप में होती है? तो जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है ये आपका लघु तरंग के रूप में होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि जो जितना ज़्यादा गर्म होगा वो उतना ही ज़्यादा लघु तरंग दैर्घ्य बनाएगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या बनाएगी? लघु तरंग दैर्घ्य बनाएगी। ठीक है, तो कुल हमने अभी 25 प्रश्नों को आपको बताया, सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो आगे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुँच सके। साथ ही साथ दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह के और 25 प्रश्नों को देखेंगे जो CC4 से होगा, और पुनः फिर CC3 से संबंधित हम प्रश्नों को भी देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।